कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के सोल शहर में, जहां हम मिस्टर जिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। मिस्टर जिन यहां फोन में किसी आदमी के साथ बात कर रहे थे। वह यहां कोरिया छोड़कर भागने के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर जिन के लिए शहर के बड़े बड़े लोगों की करप्शन की बातें मीडिया के सामने आ गई थीं। इसलिए वह जल्दी से जल्दी कोरिया छोड़कर भागना चाहते थे। लेकिन ठीक उसी समय वहां 3 आदमी आते हैं जो कि एक तरह का मास्क पहन रहे थे, और यहाँ आते ही वे उस आदमी को पकड़ लेते हैं और सभी मिलकर जोर जबरदस्ती उसके शरीर में ड्रग्स डालने लगते हैं। इस तरह एक समय पर ड्रग्स के ओवरडोज के कारण वह मर जाता है। तो वे तीनों मिलकर उस आदमी को मारने के बाद कैदियों के कपड़े पहनकर वहां से निकल जाते हैं। असल में वे तीनों सच में कैदी थे, इसलिए उन्होंने मर्डर करने के बाद फिर से अपनी मर्जी से जेल के अंदर जाना तय किया। इसके बाद हम जानते हैं कि ये शहर के सबसे खतरनाक कैदी हैं। ये जब चाहे मर्डर कर देते हैं और फिर खुद ही जेल के अंदर वापस चले जाते हैं। उनके मन में किसी भी तरह का डर नहीं था, यहाँ तक कि वे इतने भयानक थे कि जब चाहें जेल से बाहर निकल सकते हैं और जब चाहें जेल के अंदर वापस जा सकते हैं। अब उन्होंने मिस्टर जिन को जहां भी मर्डर किया था वहां पुलिस आकर जांच कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। ये अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को मारते रहते हैं, लेकिन वे ऐसे मारते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए वहां कोई सबूत नहीं होता। सबको लगता है कि वे ड्रग्स की वजह से मरे। वहीं दूसरी तरफ हम कोरिया का सबसे बड़ा जेल देखते हैं, और उसी जेल की एक गाड़ी में एक कैदी था जिसका नाम था सोंग। यहाँ सोंग को अन्य कैदियों के साथ उस जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। तो कुछ ही समय बाद जब वे जेल पहुंचते हैं तो उस गाड़ी से एक एक करके कैदी उतरने लगते हैं। असल में गाड़ी में सभी नए कैदी थे, इसलिए जब भी वे इस जेल में कदम रखते हैं तो वहाँ के पुराने कैदी आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। हालांकि नए कैदी सब यहाँ चुपचाप सह रहे थे, लेकिन सोंग उनके सबसे अलग था। वह यहाँ उनकी इस असभ्यता को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए वह तुरंत उनका विरोध करता है और एक गैंग के साथ सोंग की बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। जेल के पहले ही दिन वह उस गैंग के सभी मेंबर के साथ लड़ता है। इसी बीच वहाँ जेल के एक और गैंग का मेंबर था, निको यहाँ अपने एक साथी के साथ दूर से उनकी इस लड़ाई को देख रहा था। असल में यहाँ कई गैंग हैं, लेकिन यहाँ का सबसे खतरनाक गैंग वही था जिसके साथ सोंग लड़ रहा था। हालांकि पुलिस किसी तरह उनकी लड़ाई को रोक देती है, लेकिन इस घटना के बाद यहाँ सभी की नजर सोंग पर थी, क्योंकि उसने इतने खतरनाक गैंग का सामना किया। लेकिन उस रात देखा गया कि उस गैंग के सभी मेंबर सोंग को उल्टा बांध चुके थे। असल में यह गैंग चियांग का गैंग था। वे सब मिलकर सोंग पर बहुत टॉर्चर कर रहे थे। सोंग से बदला लेने के लिए वे उसे खूब मारते और कहते कि अगर यहाँ रहना है तो सोंग को उनकी बात माननी होगी। उनके गैंग लीडर ने सोंग को इतना मारा कि खुद मारते मारते वह बोर हो गया और ज्यादा मजा पाने के लिए उसने सोंग पर पेशाब भी करना शुरू कर दिया। जब चियांग वहां से जा रहा था, सोंग उससे कुछ बड़बड़ाकर कह रहा था, तो चियांग वापस आया, उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया और कहा, जो कहना है अब साफ साफ कह। लेकिन सोंग ने यहाँ कोई बात नहीं कही और सीधे चियांग के कान को काट दिया, जिससे वह पूरी तरह फट गया। इससे चियांग भी बहुत डर गया। अब जेल के पहले ही दिन सोंग यहाँ आकर नॉनवेज खाना शुरू कर देता है, इसलिए जेल का वार्डन सोंग को बुलाता है। सोंग वार्डन से कहता है, जितनी जल्दी हो सके मुझे किसी और सेल में भेज दें। ये गैंग सब बहुत असभ्य हैं और बहुत उग्र किस्म के हैं। ये तो पहले ही दिन मेरे पीछे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। मेरी तरफ देखो मेरे क्या हाल कर दिया है, प्लीज मुझे किसी और सेल में भेज दें। लेकिन वार्डन कहता है कि उनके पास ऐसा कोई रूल्स नहीं है। इसके बाद वहां जेल का एक चीफ आता है और सोंग को उस सेल में ले जाता है जहां चियांग और उसके गैंग वाले रहते हैं। और जैसे ही सोंग वहां आता है, उसके पीछे एक और गैंग लग जाता है। सोंग जानता है कि यह गैंग चियांग के गैंग से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वे यहाँ सोंग को मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यह सब जेल चीफ की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। सोंग यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस गैंग के सभी मेंबर मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और चीफ की आंखों के सामने ही उसे खींचते हुए वहां से ले जाया जाता है। सोंग चीफ से मदद मांगता है, लेकिन चीफ कुछ नहीं कह रहा था। सोंग इसे बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि यहाँ के सारे ऑफिसर शायद पैसे और ताकत के आगे बिक चुके हैं, इसलिए आंखों के सामने अन्याय होने पर भी वे कोई विरोध नहीं करते। फिर उस गैंग के सभी मेंबर सोंग को अपने गैंग लीडर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम था इको बहुत ही भयानक गैंगस्टर था। वह इतना भयानक था कि जेल के वार्डन भी उससे डरते थे। यहाँ तक कि सभी लोग सिर्फ इको की बात मानते थे। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इको यहाँ का राजा था। जो कुछ भी वह कहता वही यहाँ का कानून बन जाता। कोई भी उसके काम में कभी टांग नहीं अड्डाते। तो इको यहाँ सोंग के सामने आकर कहता है, आज तुम पहली बार इस जेल में आए हो और आते ही एक गैंग पर हमला कर दिया।
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर करने के लिए यहाँ लाया हूँ। वह ये है कि अगर तुम यहाँ अच्छे से रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। जो मैं कहूंगा वही करना होगा। लेकिन सोंग अन्य किसी कैदी की तरह नहीं था, इसलिए वह ईको से कहता है कि चाहे मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसलिए सोंग चाहता है कि वह ताकत किसी और के सामने दिखाए, जिससे ईको बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह सोंग को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने लोगों के जरिए उसे टेबल पर ले आता है। इसके बाद उस मशीन से ईको सोंग के दोनों हाथ काटने ही वाला था, लेकिन सोंग यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही ईको की बात मान लेता है। इसके बाद ईको देखता है कि ज्यादा डरने की वजह से सोंग ने अपनी पैंट गीली कर दी है, इसलिए वह सोचता है कि अब उसे और ज्यादा डराया नहीं जा सकता और अंततः वह सोंग को जेल के पुलिस के जरिए से उसके सेल में भेज देता है और सोंग वहाँ से चला जाता है। अब पूरे दिन भूखा रहने की वजह से सोंग को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह अपने सेल में बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उसके सेल के सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। सोंग उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ईको असल में कौन है और वह इतना गुस्से वाला क्यों है। आज तो वह मुश्किल से उसके हाथ से मरते मरते बच गया। उस पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा, सावधान, जो मैं कहूँ वही सुनो। वह असल में यहाँ का गॉडफादर है। हालांकि ये सबके लिए जेल है, लेकिन उसके लिए ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। उसके लिए यहाँ सारी सुविधाएं हैं। उसके आराम के लिए खाना पानी से लेकर सब कुछ उसे सप्लाई किया जाता है, इसलिए जितना हो सके उससे दूर रहो। और हाँ, कभी भी सेल नंबर 8 के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ ईको के लोग रहते हैं। अगले दिन सुबह सोंग धूप लेने के लिए अपने सेल से बाहर निकलता है और जब वह वहाँ खड़ा होता है तभी एक कैदी उसे देकर उसके पास दौड़ता है। उसका नाम था गेसिक। असल में सोंग और गेसिक एक दूसरे को पहले से जानते थे। गेसिक यहाँ सोंग से कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। वे दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी सोंग के पास वही गैंग लीडर च्यांग आता है, जिसने कल रात सोंग के कान काटे थे और आज भी वह उसे अलग अलग तरीकों से परेशान करता रहता है। वह सोंग से कहता है, क्या सोचा है? मैं तुझसे हार गया तो मैं तुझे थोड़ा चेतावनी देने आया हूँ। आज बाहर का हाल अच्छे से देख ले, क्योंकि आज रात तेरा जीवन की आखिरी रात होगी। ये सुनकर सोंग गुस्से में आ जाता है और फिर से च्यांग को मारना शुरू कर देता है। इस समय च्यांग के अन्य लोग सोंग को मारने आते हैं, लेकिन सोंग सभी का सामना करता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ ईको आता है और ईको को देखते ही सोंग रुक जाता है। यहाँ हम जानते हैं कि ईको और च्यांग आपस में दुश्मन थे। उनके बीच कभी भी दोस्ती नहीं थी। इसलिए ईको च्यांग के पास जाकर कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता था, लेकिन एक नॉर्मल कैदी के साथ भी तुम लड़ नहीं पा रहे हो और बच्चों की तरह रोज लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों पहले यह डिसाइड करो कि तुम असल में क्या करना चाहते हो। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अच्छी तरह लड़ो, नहीं तो देखते हैं कौन जाता है। सोंग ने ईको की चुनौती स्वीकार कर ली। वह च्यांग के साथ लड़ाई करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह ईको से कहता है कि अगर वह लड़ाई में च्यांग को हरा देता है तो उसे फ्राइड चिकन और सेल नंबर 8 में रहने दिया जाएगा, क्योंकि उसने पुलिस से सुना था कि सेल नंबर 8 में ईको के लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। ईको तब उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वहां के कैदी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। च्यांग पहले ऐसा दिखा रहा था कि वह सोंग को हरा देगा, लेकिन उससे पहले सोंग उसे इतनी जोर से मारता है कि सिर्फ 1 मिनट में च्यांग जमीन पर गिर जाता है और रूल्स के मुताबिक लड़ाई जीत जाता है। सोंग को यह देखकर बहुत खुशी होती है, इसलिए ईको अपनी बात पूरी करता है और जेल चीफ के जरिए से सोंग को सेल नंबर 8 में ट्रांसफर कर दिया जाता है और साथ ही उसे बहुत सारा फ्राइड चिकन भी खाने को मिलता है। अब दूसरी तरफ हम डॉक्टर किम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में किसी के साथ खाना खा रहा था। असल में उसके साथ बैठा था उस जेल का वार्डन और डॉक्टर किम यहाँ उसके साथ एक मीटिंग करने आया था। असल में डॉक्टर किम जेल के बाहर बैठकर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लेता था और वह उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जेल के वार्डन के जरिए से ईको तक पहुंचाता था। ईको तब जो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करता, वे कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर से ईको के लोग पूरा करते थे और मूवी की शुरुआत में हम जिस ड्रग्स से मर्डर होते हुए देखते हैं वह असल में ईको के लोग ही करते थे, क्योंकि यह भी उनका एक कॉन्ट्रैक्ट का काम था। ईको और उसके लोग रात के अंधेरे में ये कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा करते थे। जेल का वार्डन ही उन्हें बाहर जाने की व्यवस्था करता था और काम पूरा होने के बाद वे समय पर जेल में वापस आ जाते थे। तो आज भी वार्डन डॉक्टर किम से एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीधे ईको के पास आता है और वह उसे देता है और आज का कॉन्ट्रैक्ट था एक बहुत बड़ा ड्रग चोरी का कॉन्ट्रैक्ट। ईको तब उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसी रात ईको के लोग पूरी तरह तैयार होकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सीधे जेल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वे सभी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां जाकर सिर्फ 2 मिनट में सभी ड्रग्स चोरी करके ले आते हैं। लेकिन जब वे ड्रग्स डिलीवरी के लिए जा रहे थे तभी उनके ही एक आदमी ने उन्हें धोखा दिया। वह बीच रास्ते से सारे ड्रग्स चुरा कर भाग गया, जिसकी वजह से अब वे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सके। इसके कारण जेल का वार्डन बहुत गुस्से में और बेहद चिंता में पड़ जाता है। लेकिन उसकी चिंता इस बात की नहीं थी कि उनका एक आदमी ड्रग्स लेकर भाग गया, बल्कि उसकी चिंता यह थी कि वह आदमी अब भी जेल के बाहर है। अगर किसी तरह पुलिस उसे पकड़ लेती है तो इसके जरिए
इसलिए वे सभी पकड़े जाएंगे। यहाँ तक कि बाहर के सारे जगहों पर यह खबर फैल जाएगी कि इस जेल के अंदर असल में क्या क्या होता है और गवर्नमेंट लोग भी इसमें शामिल हैं। इसके कारण वार्डन की सजा सबसे ज्यादा होगी, इसलिए चिंता में वह बिल्कुल पागलों की तरह हो गया। इसी बीच उसी दिन हमारे जेल की निगरानी के लिए वहाँ एक बड़े पुलिस ऑफिसर आते हैं जिनका नाम बे था। वह आज अचानक ही यहाँ आ पहुंचे थे, इसीलिए जब जेल के सारे लोग उन्हें देखते हैं तो वे सब थोड़े डरे हुए हो जाते हैं। खासकर वार्डन बहुत घबरा जाता है। ऑफिसर बे असल में पहले भी कई बार इस जेल में आ चुके थे। वे यहाँ आकर हर जगह तलाशी लेते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि इस जेल के अंदर तरह तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है, लेकिन बे चाहकर भी उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए वे समय समय पर अचानक यहाँ आ जाते रहते हैं। आज भी वे चारों तरफ तलाशी लेते हैं पर अभी भी कोई खास सबूत नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वे इको को देख लेते हैं। ऑफिसर बे काफी पहले से इको पर शक करते आए रहे हैं और वे इको से कहते हैं, मैं जानता हूँ इन सब घटनाओं के पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन बहुत दिन नहीं बचे, कुछ ही दिनों में मैं तुम सबको पकड़ लूंगा। लेकिन इको वहाँ बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ उसके तरफ देख रहा था, तो ऑफिसर ने उसे कहा कि अपनी निगाहें उसकी तरफ से हटा लो, पर इससे इको का एटीट्यूड और भी बढ़ गया। ऑफिसर बे एक लाठी लेकर उसे मारने ही वाले थे, तभी इको ने तुरंत लाठी पकड़ ली। ये सारा देखकर इको में इतनी गुस्सा भर गया कि उसे अभी यानी उसी वक्त मार डालने का मन कर रहा था, पर परिस्थितियां उलटने के लिए उसी समय सोंग आ जाता है और इको कहीं भी मामला बिगाड़ न दे, इसलिए सोंग जोर से चिल्लाकर ऑफिसर से कहता है, आप कैदियों को क्या समझते हो, हमारे भी स्वतंत्र रूप से जीने का हक है। सिर्फ थोड़ी सी बात पर आप एक कैदी को मारने वाले थे, और भले ही इको कैदी ही क्यों ना हो, आपको उसे आदर से बात करनी चाहिए थी, पर आप शुरू से ही उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। ये सुनकर ऑफिसर बे सोंग पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वार्डन ने बे को खुश करने के लिए अपनी लोगों से कह दिया कि ऑफिसर के सामने सोंग को पीटा जाए ताकि ऑफिसर बे उस पर खुश हो जाए। तो कुछ ही देर बाद बे वहां से चले जाते हैं और पुलिस से पिटाई खाने की वजह से सोंग को बहुत चोट लगी थी, इसीलिए एक चीफ उसे उठाकर उसके सेल में ले जाता है। पर यह पहली बार था जब किसी को मारते हुए देखकर इको को बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑफिसर के सामने कोई भी इको के पक्ष में नहीं था, सब उसके गुलामी कर रहे थे। लेकिन सिर्फ सोंग ही था जिसने हिम्मत करके उसका साथ दिया और इसके लिए उसने खुद भी पिटाई सहन की, इसलिए सोंग के लिए इको में थोड़ी इमोशन पैदा हुई। उस रात जब सोंग अपने सेल में सो रहा था, तभी इको उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि वहां जाओ, मेरे लिए मैं खुद ही काफी हूँ। खैर अब मुझे बता दो, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है, आज तुम जो चाहो खा सकते हो। सोंग तब कहता है, ओ अच्छा, आपकी सपोर्ट करने के लिए आप मुझे ट्रीट देना चाहते हैं, ठीक है, मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। लेकिन इको कहता है, असल में यहाँ मछली की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल है, तुम कुछ और खाओ। सोंग तब इको से कहता है, अगर आप मुझे मेरी पसंद की चीज खिलाने में भी सक्षम नहीं हो तो फिर पूछा क्यों। यह कहकर सोंग वहीं लेट जाता है। लेकिन सोंग की यह बात इको के आत्मसम्मान को छू जाती है, इसलिए किसी भी तरह उसे मछली का इंतजाम करना ही पड़ेगा। इको के सेल में सिर्फ फ्राइड चिकन और महंगे खाने पीने की चीजें थीं, पर एक भी मछली नहीं थी। तो इको अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सोंग को एक गाड़ी में बैठाकर जेल के बाहर ले जाता है। फिर वह उसे एक बहुत बड़े मछली वाले दुकान पर ले जाकर वहाँ खुद हाथ से कुछ मछली की डिशें बनाकर सोंग को खिलाता है। सोंग इस पर बहुत खुश हो जाता है और मन भरकर मछली की डिशें खाता है। कुछ देर बाद इको सोंग से पूछता है, ठीक है सोंग, तब तुम ऑफिसर के सामने मेरी मदद करने क्यों आए थे? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ काटने तक जा पहुंचा था? सोंग तब जवाब देता है, मुझे पता है तुमने वह सिर्फ मुझे डराने के लिए किया था, पर मुझे लगता है तुम्हारा दिल अच्छा है, पर तुमने कभी ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। असल में सच कहूँ तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जेल के हर कोने में बहुत ही पावरफुल गैंग है, पर उन गैंग वाले सब तुमसे डरते हैं। तो अगर मैं तुम्हें इम्प्रेस कर दूंगा तो जेल में मुझे अब कोई डरा कर नहीं रख पाएगा, कोई भी तुम्हारे लिए मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बात सुनकर इको सोंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि सोंग ने सच सच बात कह दी। फिर इको सोंग से कहता है, मैंने सुना था कि तुम पुलिस ऑफिसर रहे हो, तो तुम जरूर जानते हो कि अपराधियों को कैसे पकड़ना होता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे किसी एक शख्स को पकड़ने में? और अगर तुम उस शख्स को ढूंढ कर ला सको तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर सोंग तुरंत मान जाता है, पर वह यहाँ कहता है, आप सिर्फ मुझे उस आदमी को दिखाइए और मैं सिर्फ उसे पकड़कर आपके सामने ले आऊंगा। मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अब किसी नए झमेले में फंसना नहीं चाहता। फिर जब वे गाड़ी से वापस अपने जेल लौट रहे थे तो सोंग को अपने भाई की याद आ जाती है। वहाँ उसे एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, वो वक्त जब सोंग पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। एक दिन जब सोंग अपने काम में बिजी था, उसी समय उसका भाई उसके पास आता है और उससे मदद मांगता है। असल में सोंग का भाई एक रिपोर्टर था और उसने शहर के कुछ बड़े लोगों की गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें सबूतों के साथ पकड़ने के लिए सोंग की मदद चाहिए थी। लेकिन किसी न
न किसी वजह से सोंग उस काम में उसकी मदद नहीं कर पाया। ये सब सोचते हुए सोंग भावुक हो उठता है। तो ईको ने सोंग से जो बंधे को ढूंढने के लिए कहा था वह वही आदमी था जो उनके गैंग का ही मेंबर था और जिसने ड्रग्स लेकर भाग गए थे। उस आदमी का नाम था हाक्यू। सोंग ने ईको से सारी इन्फॉर्मेशन ली और हाक्यू को ढूंढने के काम में लग गया। जब भी उसे जेल से बाहर निकलना पड़ता, ईको हर तरह की व्यवस्था कर देता। असल में ईको खुद भी हाक्यू को खोज सकता था, पर अगर वह या उसके लोग सीधा हाक्यू के पास जाते तो हाक्यू दूर से ही उन्हें पहचान कर भाग जाएगा। इसलिए इस काम के लिए ईको ने सोंग की मदद ली। सोंग कुछ ही दिनों में बार बार जेल से बाहर जा आकर हाक्यू को ढूंढ निकालता। फिर वह हाक्यू को पकड़कर सीधे ईको के सामने ले आता है और ईको उसे जेल के एक खास हिस्से में ले जाकर रख देता है जहां सोंग को ले जाने की इजाजत नहीं थी। तो वहां ले जाकर ईको ने हाक्यू को फांसी पर लटकाकर मार दिया और ठीक उसी समय यह सोंग ने देखा। लेकिन सोंग के लिए यह बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि ईको हाक्यू को ऐसे मार देगा तो वह उसे पकड़ने का काम ही नहीं करता। यह देखकर सोंग वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसी समय ईको उसके सामने आकर कहता है, क्या बहुत बुरा लग रहा है? तुम अपना काम कर चुके हो और मैंने अपना काम किया। इसके बाद ईको का एक आदमी सोंग को उसका पैसे देता है, यानी उस काम के लिए वह $1,00,000। हालांकि सोंग यह पैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन वह ईको को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप पैसे ले लिए। अगले दिन सोंग जेल की फ्लोर साफ कर रहा था, लेकिन यहाँ हम ये जानते हैं कि सोंग असल में फ्लोर साफ करने का बहाना करके जेल के वार्डन पर नजर रख रहा था। लेकिन सोंग ऐसा क्यों कर रहा था ये हम बाद में जान पाएंगे। वार्डन को भी यह मामला थोड़ा संदेहजनक लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद ईको और उसके लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और पी रहे थे। वहाँ सोंग भी उनके साथ था। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी कारण से ली नाम का एक आदमी झगड़ने लगा है। वह ईको का बहुत करीबी आदमी था, लेकिन ईको की एक आदत थी कि वह खाने के समय किसी भी तरह का डिस्टर्ब पसंद नहीं करता। इसलिए दोनों के झगड़े पर वह बहुत गुस्सा हो गया। फिर भी ली लगातार झगड़ता रहा, जिससे ईको का बुरा हाल हो गया। वह उसे मारने लगा और लगातार एक प्लेट से हमला करता रहा। पीछे से सोंग ने उसे रोकने की कोशिश की और तभी ईको रुक गया। इसके बाद सोंग ने भी ईको से कहा, तुम भी अपने मुंह पर थोड़ा काबू रखो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी ऐसी ही होगी। अब वहां खड़े होकर यह नजारा च्यांग के एक आदमी ने देखा। वह तुरंत जाकर च्यांग को यह खबर दे देता है और च्यांग तो वैसे ही ईको से पहले से बहुत नाराज था, इसलिए वह मौके का फायदा उठाने की सोचता है। वह सीधे ली के पास जाकर जिसे ईको ने मारा था उसे और ज्यादा भड़काने लगता और ईको के खिलाफ उकसाता है। च्यांग ली से कहता है, तुमने ध्यान दिया क्या? सोंग के आने के बाद ईको का व्यवहार उससे बदल गया है और सोंग तो बस कुछ ही दिनों से आया है, जबकि तुम सालों से उसके साथ हो। क्या आज उसने तुम्हें ऐसे पीटा? मेरे ख्याल से सोंग तुम्हारी जगह लेना चाहता है और ईको जिस तरह सोंग को सपोर्ट कर रहा है वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब सोंग सच में तुम्हारी जगह ले लेगा और तब तुम्हारी कोई ताकत नहीं रहेगी। ये सब सुनकर ली का गुस्सा छलक उठता है। वह वहीं से उठकर जाने वाला ही था कि च्यांग कहता है, ईको ने तुम्हें जिस तरह मारा, क्या तुम उसका बदला लेना चाहोगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तो खुद ही ईको को मारना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो ये मुमकिन है। तुम सिर्फ मुझे थोड़ी सलाह देकर मदद करोगे, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। इसमें तुम्हारा कोई रिस्क नहीं होगा, तुम्हें बस मेरा साथ देना है। पर वह ईको का बहुत भरोसेमंद आदमी था, इसलिए च्यांग की बातों पर वह राजी नहीं होता और उसे मना करके वहां से चला जाता। दूसरी तरफ हम सोंग को देखते हैं। जब जेल के ऑफिस रूम में वार्डन नहीं था तो सोंग उसी मौके का फायदा उठाकर वहां चला जाता है और पूरे ऑफिस रूम में कुछ तलाशी लेने लगा है। ढूंढते ढूंढते उसे एक लॉकर मिलता है और उस लॉकर के अंदर कई सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। सोंग उन रिकॉर्डिंग्स में से एक उठा लेता है। वो रिकॉर्डिंग असल में सोंग के भाई की रिकॉर्डिंग थी जो वार्डन ने यहाँ जमा करके रखी हुई थी। फिर सोंग किसी एक कोने में बैठकर वह रिकॉर्डिंग चलाता है और रिकॉर्डिंग में वही डॉक्टर किम नाम का शख्स वार्डन से बात कर रहा होता है, यानी वही जिसके पास से वार्डन ईको के लिए डील लेकर आता था। तो उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर किम वार्डन से कह रहा था कि एक रिपोर्टर ने हमारे बारे में सब कुछ जान लिया है और बहुत जल्द वह ये सब मीडिया के सामने लेकर आ जाएगा, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। तब हमारा क्या हाल होगा सोच सकते हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे ईको तक पहुंचा दो। ये सुनकर हमें पता चलता है कि सोंग असल में अपने भाई के काम की वजह से इस जेल में आया था। जब सोंग वह रिकॉर्डिंग सुन रहा था तभी वार्डन वहां आ जाता है और ऑफिस रूम में सोंग को देखकर वार्डन को थोड़ी शंका होती है। वह सोंग से पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो। सोंग कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वह वार्डन से कहता है कि सोंग को ऑफिस रूम साफ करने के लिए भेजा गया था। फिर वह पुलिस ऑफिसर सोंग को अपने साथ ले जाकर जेल के एक साइड में खड़ा कर कहता है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम वार्डन के ऑफिस में चले जाते हो, पर तुम ऐसा क्यों करते हो? वहां जाकर तुम क्या करते हो?
लेकिन सोंग यहाँ उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था तो ऑफिसर उसे सर्च करने लगता है। सर्च करने के बाद उसे सोंग की जेब में एक पैसे का बंडल मिलता है। इससे वह पुलिस ऑफिसर सोचता है कि सोंग शायद पैसे चुराने के लिए ही वहां जाता है। फिर वह ऑफिसर सोंग से कहता है, तुमने तो बड़ा ही परफेक्ट तरीके से पैसे चुरा कर लाए हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी इस चोरी में मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऑफिस रूम में घुसने का मौका दिलवा दूंगा। बस तुम चुराए हुए पैसों में से आधा मुझे दे देना। सोंग चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह डॉक्टर किम जेल आता है। वो असल में ईको से मिलने आया था और ईको के साथ ड्रग्स की किसी डील के बारे में बात कर रहा था। सोंग छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसी वक्त ली आ पहुंचता है, वही ली जिसे ईको ने पहले मारा था, और वह आकर वहां के सारे दरवाजे बंद कर देता है। इसके बाद च्यांग अपने पूरे गैंग के साथ वहां पहुंचता है और वह चाहकर ली को मारकर बेहोश कराना चाहता है ताकि कोई शक न करे कि ली सच में उसके साथ था, यानी ली अब उसका आदमी बन चुका है। असल में ईको उस वक्त अकेला था, उसके गैंग के कोई भी मेंबर उसके साथ नहीं थे। इसलिए च्यांग ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वे ईको को मार डालेंगे। फिर वे सब मिलकर ईको के सामने खड़े हो गए, पर ईको अकेला होने के बावजूद किसी से डरता नहीं था। वह तुरंत ही उनमें से किसी एक को पकड़ लेता है और सबके सामने बेरहमी से उसकी दोनों आंखें उधेड़ देता है। इससे च्यांग के किसी भी साथी में ईको पर हमला करने की हिम्मत नहीं रही। च्यांग भी इससे बहुत डर गया और वह वहीं घुटनों पर झुकर ईको से माफी मांगने लगा। वह रो रो कर कहता है कि वह समझे बिना यहाँ आ गया था, इसलिए ईको उससे दया कर दे। अंततः ईको कुछ नहीं कहता और उसे छोड़ देता है, फिर पीछे मुड़कर चला जाता है। लेकिन जब वह वहां उल्टी दिशा में खड़ा था तभी पीछे से च्यांग आकर उसकी बॉडी में चाकू घोंप देता है। यह देखते ही सोंग तुरंत वहां पहुंच जाता है और सभी पर जोर जबरदस्ती हमला करना शुरू कर देता है। वह इतना गुस्से में था कि सबको मार मार कर बेहोश कर देता। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर उसी समय वार्डन वहां आ जाता है और सभी को चेतावनी देता है कि अगर फिर से किसी भी तरह की मारपीट हुई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद उनकी मारपीट रुक जाती है। लेकिन जब सोंग अपने सेल में लौट रहा था तभी पीछे से च्यांग उसके सिर पर हमला कर देता है और सोंग वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम सोंग का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वह पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। एक दिन उसके पास एक शव लाया जाता है। यह देखकर वह सहन नहीं कर पाता और रो रो कर टूट जाता है, क्योंकि वह अपने भाई को बहुत प्यार करता था। पर सोंग को बताया गया था कि उसके भाई की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। पर बाद में सोंग के साथी जियान ने उससे कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में मरा है, मुझे यह मर्डर लगता है। यह सुनकर सोंग को अच्छी तरह समझ में आ गया कि शायद उन्हीं लोगों ने उसके भाई को मार डाला था जिनके बारे में उसका भाई रिपोर्ट बनाना चाहता था, जिनके गैर कानूनी कामों के बारे में उसने पता लगा लिया था। तब सोंग उन रिपोर्ट्स को खंगाल कर पता लगाता है कि जेल के कुछ ही लोग इन कामों में शामिल हैं और शायद उन्हीं लोगों ने उसके भाई को मार डाला। वह यह बात सीनियर ऑफिसर को बताता है। सीनियर ऑफिसर उसे कहता है, बिना सबूत हम किसी के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते और उन लोगों के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जो पहले से ही जेल के अंदर हैं। तो अब जो कुछ हुआ उसे भूला दो, तुम्हारा भाई तो मर चुका है, अब 1000 कोशिशों के बाद भी उसे वापस नहीं पा सकोगे। पर सोंग को यह बर्दाश्त नहीं होता और वह बहुत गुस्से में आ जाता है। सोंग कहता है, ठीक है, तो आप लोग मुझे ही जेल भेज दो। मैं वहां जाकर खुद देखना चाहता हूं कि असल में वहां क्या होता है और मैं खुद जाकर सबूत निकाल लूंगा। इसके बाद हम वर्तमान समय में आते हैं, जहां च्यांग ने सोंग पर फिर से हमला किया। उसकी वजह से उसे इस जेल से दूसरे जेल में भेजा जा रहा है, लेकिन अचानक जेल के चीफ उसे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक गाड़ी आती है और पीछे से च्यांग को मार देती है। फिर एक आदमी च्यांग की लाश लेकर वहां से चला जाता है। असल में ईको के लोग ही च्यांग को मारते हैं, क्योंकि ईको ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। यह ईको का उसका पीछा करने का सज्जा थी। दूसरी तरफ हम ईको को देखते हैं। ईको एक कमरे में अपने गैंग के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। फिर वह अपने हाथ में हथौड़ा उठाकर सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम में से किसी ने मुझे धोखा दिया है, जो मुझे धोखा दिया है सामने आओ। लेकिन ईको के डर से वहां कोई हिलने तक की हिम्मत नहीं करता। जब ईको उनके तरफ बढ़ता है तभी ली घुटनों के बल झुक जाता है और ईको से अपनी जान की विक मांगता है। वह मानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर ईको सोंग से कहता है कि मैं चाहता हूं तुम खुद ही ली को सजा दो, क्योंकि ली की वजह से च्यांग ने ऐसा प्लान बनाया था और तुम्हारे सिर पर चोट आई थी, इसलिए उसका बदला लो। हालांकि सोंग यह नहीं करना चाहता था, पर तभी उसे याद आता है कि ईको और उसके साथी ही उसके भाई को मार चुके थे। अब उसके पास एक सुनहरा मौका था कि भाई के कातिलों में से एक को कम कर दे, इसलिए वह ली को मार देता है। जब सोंग चुपचाप किसी कोने में खड़ा था, ईको उसके पास आता है और बोलता है, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का पहला कातिलाना कदम है ना? पर चिंता मत करो, शुरुआत में यह सब तुम्हें अजीब लगेगा, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा और यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम सोचो तो बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में बहुत फर्क नहीं है।
बाहर की तरह यहाँ भी जीने के लिए कभी कभी छोटे मोटे गलत काम करने पड़ते हैं, वरना यहाँ टिकना मुश्किल है। बस मुझसे सीखो, तुम्हारे अंदर जो साहस और ताकत है उसी से एक दिन तुम भी मेरी तरह यहाँ राज करोगे। अगले सुबह जेल के कई सारे कैदियों को एक साथ किसी जगह पर काम करने के लिए ले जाया गया। वहाँ आज उनका काम था उस जगह को साफ करना। काम करते हुए सोंग वह पुलिस ऑफिसर को देखता है जिसने उसे चोरी में मदद करने की पेशकश की थी। तो सोंग उसे किनारे लेकर आता और उस पुलिस को एक बंडल पैसे दे देता और कहता है कि उसे यहाँ से थोड़ी दूर होने का इंतजाम करवा दे। फिर सोंग उन पैसों को खिलाकर अपने साथी जियान के पास चला जाता। जियान वही था जो सोंग का सहकर्मी था। सोंग जियान को वह रिकॉर्डिंग दे देता जिस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर किम और वार्डन की सारी बातें रिकॉर्ड थीं और साथ ही इको के खिलाफ भी सब अवैध कामों के सबूत मौजूद है। जियान सोंग से कहता है कि मुझ में तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही है। अगर तुम ज्यादा दिन इस जेल में रहोगे तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इधर से निकल जाओ। पर सोंग उससे कहता है मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे भाई के हत्यारे का न्याय नहीं हो जाता। दूसरी तरफ हम इको को देखते हैं। वार्डन यहाँ इको से मिलने आया है। वार्डन इको से कहता है कि ऑफिसर बे हमारे बारे में सब कुछ जानता है, पर उसके पास सबूत की कमी है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा। और जिस तरह से वो मुझ पर आंट रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा पकड़ा जाना ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी गैंग छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सभी का इंतजाम करवा दिया है। तुम्हें जेल से रिहा करवा दूंगा और बाहर जाकर तुम जो चाहो करो। ये सुनकर इको बहुत गुस्सा हो जाता है। वह वार्डन से कहता है मैंने तुझे यहाँ का वार्डन बनाया है। आज जो पोजीशन में तू बैठा है और तेरे पास जो पैसे हैं वो सब मेरी देन है, और अब तू बीच रास्ते में आकर मेरी गैंग छोड़ने की सोच रहा है। अगर तूने कभी भी मेरी जेल से रिहाई की कोशिश की तो मैं तेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। उस रात इको अपने गैंग के कुछ लोगों को लेकर एक गाड़ी में जेल से निकलता है ऑफिसर बे पर हमला करने के लिए। इको सोंग को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि सोंग अब इको पर काफी भरोसा कर बैठा है। पर सोंग के लिए अब बड़ा मौका था इको को हाथों हाथ पकड़ना, और यही उसके पास सबसे बड़ा सबूत होगा। सोंग ने पहले से ही जियान से कहा था कि जियान डॉक्टर किम पर नजर रखे, और जैसे ही सोंग को मौका मिलेगा वह जियान को फोन करके सब कुछ बता देगा। वे सब जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो सोंग वहां दूर एक फोन बूथ देखता है। वह मौका पाकर फोन बूथ में चला जाता है और वहां फोन करने लगता है। उसी वक्त पीछे से इको आ जाता है और फोन छीन लेता है। इको जब फोन के दूसरी तरफ से आवाज सुनता है तो वह समझ जाता है कि वो आवाज एक औरत की है, और उसे एहसास हो जाता है कि वो सोंग की माँ की आवाज है। इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और कुछ नहीं पूछता। असल में सोंग ने फोन करके सब कुछ बता दिया था और फिर उसने अपनी माँ को भी कॉल कर लिया था। फिर वे सब मिलकर एक लोहे की फैक्ट्री के पास पहुंचते वही उनका डेस्टिनेशन था। दूसरी तरफ दिखता है कि जियान पूरा पुलिस फोर्स लेकर वहां जा रहा है क्योंकि सोंग ने जियान को लोकेशन बता दिया था। जियान बड़ी टीम के साथ उस फैक्ट्री में घुसकर तलाशी लेता है, लेकिन वहां काम करने वाले मजदूरों के अलावा और कोई नहीं मिलता और न ही कोई अवैध चीज पाई जाती है। कारण यह था कि रास्ते में ही इको ने लोकेशन चेंज कर दी थी। सोंग जब देखता है कि इको ने लोकेशन बदल दी है तो वह इको से पूछता है तुमने लोकेशन क्यों चेंज किया। इको कहता है ये पूरा मेरा मामला है, तुम्हें इसमें झिझकने की जरूरत नहीं। ठीक उसी समय इको के कुछ लोग ऑफिसर बे को बंधे हाथों वहां ले आते हैं, और उसी जगह पर एक बड़ी मशीन थी जो तरह तरह का मैल पोड़ा पीस देती थी। इको तुरंत ही ऑफिसर बे को उस मशीन में डालकर वहीं मार देता है। फिर इको अपने साथियों के साथ जेल वापस लौट रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जहां पहले उन्हें लोहे की फैक्ट्री में जाना था वहां पुलिस आकर तलाशी ले रही है। इको सोंग को एक जगह ले जाकर जियान की कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो। वह बताता है कि असल में पुलिस यूनिट उस लोहे की फैक्ट्री में चली गई थी। मुझे लगता है हमारी टीम में कोई हमारे साथ साजिश कर रहा है, पर जो कुछ जियान ने किया उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। फिर वह कुछ लोगों को फोन करके कहता है कि जियान को मार डालो, और जियान को मारने की आवाजें सोंग वहां बैठे सुन रहा था। पर अब सोंग बर्दाश्त न कर पाया, वह बहुत गुस्से में चिल्ला उठा जियान ने कोई गुनाह नहीं किया, तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो। अच्छे लोगों को मारकर तुम्हें क्या मजा आता है। दूसरी तरफ जेल का वार्डन भी जान जाता है कि इको ने ऑफिसर बे को मार डाला है। इससे वह इको पर बहुत गुस्सा हो जाता है और अब पूरी तरह से इको के खिलाफ हो जाता है। वह खुद इको को मारने के लिए वहां जाता है, लेकिन जब वह इको के सामने पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी हिम्मत पिघल जाती है। वह कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर भी वह बहुत साहस करके बंदूक उसकी ओर उठाता है। वहीं जेल का चीफ भी मौजूद था, लेकिन इको यहाँ उल्टे वार्डन पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। फिर वह चीफ से कहता है आज से तुम इस जेल के वार्डन हो। चीफ डर के मारे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद इको और उसकी बाकी टीम सोंग को फांसी पर लटकाने की प्लान बनाते हैं ताकि वह उनका विरोध न कर सके। सोंग अपनी पूरी कोशिश करता है बचने की, लेकिन इको की टीम में एक लड़का जो बहुत अच्छा इंसान था सोंग के लिए दया दिखाता है। वह चालाकी से बिजली बंद कर देता है और सोंग मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। वह सीधे अपने सहयोगी केसिक के पास आता है और मदद मांगता है। इसके बाद सोंग और केसिक मिलकर
मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जेल के अंदर एक सिलेंडर के जरिए आग लगा देते हैं। इसके तुरंत बाद यह खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। पूरी पुलिस यूनिट और फायर सर्विस वहां पहुंचते हैं। जेल में आग फैलने के कारण सभी लोग आग बुझाने में जुट जाते हैं। इस अवसर का फायदा उठाकर सोंग बंदूक लेकर बाहर आता है और इक्को की तरफ फायर करता है, उसे चुनौती देता है ताकि सीधे लड़ाई हो सके। सोंग अपने हाथों से इक्को को मारना चाहता था क्योंकि इक्को ने उसके भाई की हत्या की थी, इसलिए वह आसान तरीके से सजा नहीं देना चाहता। इक्को सीधे सोंग की तरफ बढ़ता है और उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। इक्को सोंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां कमिश्नर आ जाते हैं और इक्को से सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन इक्को यहाँ बहुत गुस्से में है और मानने को तैयार नहीं होता। इस दौरान मौका पाकर सोंग इक्को को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कमिश्नर उसे रोक देते हैं, जिससे वह रुक जाता है। सोंग वहां अपने भाई को याद करके रोने लगता है। इसी बीच इक्को कुछ कांच के टुकड़े देखता है और उन टुकड़ों से सोंग पर हमला करने लगता है। जब इक्को उसे मारने ही वाला होता है, तभी पुलिस उसे टारगेट कर देती है और लगातार फायर करती है। इक्को सोचता है कि अगर मरता है तो सोंग के साथ ही मरेगा, लेकिन पुलिस की गोलीबारी में वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद इक्को के सभी लोग कोर्ट में भेजे जाते हैं ताकि उन्हें उनकी सजा मिल सके। सोंग को राहत मिलती है, उसकी लंबे समय की छुपी हुई प्रतिशोध की आग अब शांत हो जाती है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर सोंग को बुलाता है और बताता है कि जेल के सभी कैदी उसके खिलाफ गवाही दे चुके हैं। सोंग, जो इक्को का सबसे पसंदीदा आदमी था और उसके सारे गैर कानूनी कामों में शामिल था, उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पुलिस उसे फिर उसी जेल में भेज देती है, लेकिन इसके बावजूद सोंग बेहद खुश है क्योंकि अंततः उसने अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लिया। यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी।